नमस्कार। आज मैं आपके विशेष मकसद से मिल रहा हूँ क्योंकि मैं जो महसूस करता हूँ एक नागरिक भी, और शायद आप भी करते होंगे, कि देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी गवर्नमेंट हो उचित नहीं कही जा सकती है। जिस प्रकार यूडीसी पे दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, इवन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तब भी आप विपक्ष की पार्टियों पर रेट डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसका मतलब आप फायदा पहुंचा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने टाइम मांगा था डायरेक्टर ईडी से, डायरेक्टर सीबीआई से और चेयरमैन सीबीडीटी से। जब राहुल गांधी जी को यहाँ पर 50 घंटे पूछताछ करी गई, पहले दिन ही टाइम मांगा मैंने। सिर्फ जब शुरुआत हुई थी तो मैं कहा उचित नहीं है मैं जाके मिलूँ उनसे, और पूरे देश को गर्व है सीबीआई पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर और ईडी पर भी, जो अपना कानून का काम करी। प्रीमियर एजेंसियाँ देश की है। ये जुडिशरी का इम्पोर्टेंस है जुडिशरी के मामलों में, उसी प्रकार से फाइनेंशियल मामलों के अंदर, इरेगुलरिटीज के अंदर, क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी कम होगी, तो नुकसान किसको है? देश को है। क्यों बनी एजेंसी है? एजेंसी जिस मकसद से बनी है वो मकसद पूरा होगा तब देश का हित होगा। अगर क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी एजेंसियों की, जो आज सीबीआई की हो चुकी है, पहले हर सीबीआई का नाम लेता था। कोई घटना दुर्घटना होती थी राज्यों में तो कहते सीबीआई को इंक्वायरी करवा दे दीजिए, और था सीबीआई का था, अब शिफ्ट हो गया ईडी पर हो गया। ईडी का काम है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर कार्रवाई करना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहाँ जल्दी फैसला होना चाहिए। जो अधिकार दे दिए गए सीबीआई को अरेस्ट करने के, अटैच करने के, कुर्की करने के, उसके ऊपर बहस चल रही है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो फैसला जल्दी होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोग हैरेस हो रहे हैं देश के अंदर। जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े होते थे और जहाँ बैंकों के अंदर और सब जगह अगर प्रूव हो जाती थी रेगुलेटरीज तो ईडी घुसती थी वहाँ पर। अब पॉलिटिशियन पे घुसने लग गई है सब जगह। महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुँचती है। ये जो मैंने उस वक्त टाइम मांगा था तीनों से, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे आकर के। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री भी हूँ, 5.5 करोड़ की जनता से ज़्यादा वहाँ पर है, 4.5 करोड़ तो 7 करोड़ के लगभग आबादी है, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, जो नहीं जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, बल्कि आगे और बढ़े। हम आपके साथ हैं। जहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, तत्काल करो, जेल भेजो, अटैच करो प्रॉपर्टी, हम स्वागत करेंगे आपका। पर जिस प्रकार से आप इशारों पर, ऊपर के दबाव पर, ये साफ जाहिर पूरा देश देख रहा है, तो गाँव तो भी चर्चा होने लगी, गाँव के अंदर भी, कि ये क्या हो रहा है। गांव में चर्चा होने लग गई है। अब तो कई जगह ईडी वाले खुद ही जाके कहते हैं हम आधे घंटे बाद आने वाले हैं, आप थोड़ा देख लीजिए अपने आप को।
ये स्थिति बन गई है जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, जो बातें चलती रहती है। तो ये उचित नहीं है। मैं इस मौके, इस मंच से फिर मैं कहना चाहूँगा तीनों एजेंसियों के डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, कृपा करके ये तीनों एजेंसियों के अधिकारी कंपटीशन एग्जाम देके आते हैं, चाहे आरपीएससी के हो चाहे वो यूपीएससी के हों, एग्जाम देके पास होके आते हैं। एक प्रकार से शपथ लेते हैं, कमिटमेंट होता है देश के लिए। इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का। हम दबाव में काम नहीं करेंगे, अब निष्पक्ष काम करेंगे हम लोग। अब जो स्थिति बन गई देश में वो उसी प्रकार की बन गई है जैसे आपने देखा होगा। और मैंने आंकड़े देखे हैं कि 10 साल लगा शासन था यूपीए का। आंकड़े वैसे आपके पास होंगे, कोई नए आंकड़े नहीं हैं। 112 बार सिर्फ छापे डाले गए थे। आप तो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। और अब जो है 9 साल लगभग हो गए, 3010 छापे डाले गए। कहाँ तो 10 साल में 112 का 9 साल के अंदर 3010 छापे। चार्जशीट पेश हुई है, उसमें 93% हुई थी। इसका मतलब जेन्युइन छापे डाले गए थे 93%। अब है सिर्फ 888 जगह चार्जशीट पेश हुई है, मतलब सिर्फ 29% हुई है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा जो आपको अंतर महसूस हो रहा है वो चिंताजनक है। इसका मतलब है कि 3000 छापे डाले गए, उनमें क्या बीती होगी जिनको आप 800 के लगभग आप वहाँ पे चार्जशीट पेश कर पाए हो। जब छापे डाल दिए आपने, 9 साल हो गए, चार्जशीट पेश क्यों नहीं कर रहे आप? तो ये मैं इस रूम के अंदर आप सबको हाजिर नाजिर रख के ये कहना चाहूँगा, एजेंसियों को, पूरे देश की भावना है जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन आते हैं आप लोगों के। अच्छे से अच्छे राइटर्स बैठते हैं, लेखक साहित्यकार बैठते हैं, जुल्मबंद है। देश देख रहा है, बेबस है देश। आप मेरी भावना की कदर करना, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कदर करोगे। देश बेबस है। मणिपुर में जो हो रहा है पूरा मुल्क का एक हिस्सा है, वो अभिन्न अंग है, हम कहते थे। वो अभिन्न अंग है तो उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है क्या? पूरा देश बेबस है और प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है एक दिन जाने के लिए वहाँ पर, एक दिन जाने के लिए। इतनी बड़ी घटना हो जाए वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सबको मालूम है। सीएम ने क्या कहा, मीडिया ने क्या क्वेश्चन पूछे, सब मालूम आपको। तो क्या हो रहा है? कश्मीर में भूकंप आ गया था एक बार, और वहाँ पे हम लोगों ने एक एनजीओ के माध्यम से, मैं मेरे मोमेंटो ऑक्शन करता हूँ, सुनामी के अंदर या गुजरात भूकंप के अंदर या कारगिल युद्ध के अंदर, तो जो मोमेंटो मिलते हैं सीएम को हम ऑक्शन करके पैसा भेज देते हैं। जब मैंने कश्मीर भूकंप के अंदर इकट्ठा करना शुरू किया तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था कि पूरा देश कहता है हिंदुस्तान कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अब जब गुजरात भूकंप आया था तब तो लाखों हाथ खड़े थे मदद के लिए, और वो हाथ नजर नहीं आते हमें। मणिपुर दूर है जरा, वहाँ की चिल्लाहट, वहाँ की भावना वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है, मीडिया तक भी नहीं पहुँचती है। मीडिया ने गायब कर रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी बार बार मोदी जी का, अडानी जी का नाम क्यों लेते हैं, मणिपुर का नाम क्यों लेते हैं? क्या एक विपक्ष नेता का अधिकार नहीं है क्या वो अपनी बात कहे तो उसको रिस्पॉन्स करे? मुझे आप बता दीजिए
मेरे तो खैर बहुत लंबा अरसा हो गया राजनीति में। कोई भी घटना दुर्घटना हो, विपक्ष बोलेगा उसका धर्म भी बोलना चाहिए, उसी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। तो क्या सत्ता पक्ष का धर्म नहीं है क्या? सत्ता पक्ष का उसको रेस्पॉन्ड करे, कुछ भी करो रेस्पॉन्ड। राजीव गांधी जी के वक्त में एक बार मीडिया को लेके एक फैसला हो गया था, आपने आवाज उठाई, राजीव गांधी ने वापस वो ले लिया। ये डेमोक्रेसी है। अब तो ना वो मिलते हैं प्रधानमंत्री जी आपसे, ना आप इश्यू बना पाते हो। आप लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि मीडिया के मालिक जो है उनको भी इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का डर रहता है। मुझे कहते हैं संकोच नहीं, मैं तो बार बार कहता हूँ, चाहे वो नाराज भी होते होंगे मालिक लोग, पर मैं कहते चूकता नहीं हूँ। कोविड आ गया तो आप देख रहे हो, तनख्वाह आपकी आधी कर दी। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, दिल की पीड़ा बता रहा हूँ आपको, खाली पीड़ा बता रहा हूँ। निकाल दिया गया लोगों को, निकाल दिया गया। आप लोग भी ट्रांसफर पोस्टिंग डरते हो पॉलिटिशियन की तरह। हमारे सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, आपके भी राज्यों में जो काम करने वाले लोग हैं ट्रांसफर पोस्टिंग डरते हैं वो भी। तो आप लोगों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्यों मैं भटक गया बात करते करते। मैं जो कह रहा था कि मैंने कहा भाई मैं मिलने आना चाहता हूँ आपसे, मैंने शुरुआत से करी थी, और वो शुरुआत मेरी वहीं रह गई। इमीडिएटली अपॉइंटमेंट आ गई मेरे पास में, मुझे बड़ी खुशी हुई। कब मैं जाके अपनी बात कहूँगा, और मैंने मीडिया को भी कह दिया भाई मैं जा रहा हूँ सीबीआई डायरेक्टर से मिलने, इनकम टैक्स डायरेक्टर सीबीआई चेयरमैन से और सीबीआई डायरेक्टर मिलने के लिए। जैसे मैंने मीडिया को कहा, फटाफट फोन आ गया, नहीं अभी आप आना ही होते हैं, हम खुद मिलेंगे आप आकर के। अभी तक मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक आया नहीं है। कब आएंगे मुझे पता नहीं। आएंगे, मैं चाय पिलाऊंगा, उनसे गपशप करूंगा, बताऊंगा कि मैं क्या फील करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आज मैंने सिर्फ आपको इसलिए, अब हमारे राजस्थान में संजीवनी है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। संजीवनी नाम का एक घोटाला बहुत बड़ा राजस्थान होगा, लोग जेलों में बैठे हुए हैं। गजेंद्र शेखावत का जो नाम है केंद्रीय मंत्री, वो उसमें शामिल है, आरोपी है। उन्होंने मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस कर रखा है दिल्ली में, वो अलग बात है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी एसओजी ने FIU जो होता है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यूनिट, उनको 50 बार टेलीफोन किए, लिख के भेजा भाई आप हमारी इमदाद करो, क्योंकि फाइनेंशियल का ट्रांजेक्शन विदेश के अंदर भी है। इसका कोई कार्रवाई नहीं करी। एक बार जवाब दिया, रुक गए। उसके बाद में ईडी जो है, ये ईडी का केस परफेक्ट बनता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वहाँ ईडी नहीं घुस रही है, वहाँ नहीं घुस रही ईडी, घुस रही। तो ये जो स्थिति बन रही है देश के अंदर, मैं समझता हूँ और मोदी जी तो एक एग्जाम्पल है क्लासिकल देश के अंदर। जब बोलते हैं वो, तो देश सुनता है उनको। प्रधानमंत्री देश के हैं, अच्छा बोलते हैं, बोलने की कला जानते हैं। तो मैंने सुना भोपाल के अंदर या कहीं मध्य में बोले थे वो, एनसीपी को लेकर के, अजीत पवार को लेकर के बोले थे, 70-80 हज़ार करोड़ के कर्जे, पता नहीं करप्शन के चार्ज लगा दिए उनके ऊपर। 2 दिन बाद ही एनसीपी के एक धड़ा मिल जाता है सरकार के अंदर। और क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने इसलिए कहा आपको, अजीत पवार के नाम के जो नेता हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज वहाँ पर थे, उनको वो पोर्टफोलियो दिया जाता है। पोर्टफोलियो उनका नाम होता है विद फाइनेंस पोर्टफोलियो। तो आप सोच सकते हैं फाइनेंस पोर्टफोलियो देने के क्या मैंने उनको, क्योंकि आप आरोप लगाए थे। इसके इतने इतने एग्जाम्पल आपके बारे में मेरे से ज़्यादा होंगे कि आरोप लगते हैं। आप ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी को, तो आप वॉशिंग मशीन से बिल्कुल बिल्कुल धुल जाते हैं आप लोग। पूरे देश के अंदर हो रहा है।
तो ये जो मैं समझता हूँ कि जनता का विश्वास एजेंसी बना रहे, ये मेरी चिंता ये है, इसलिए मैं सब बात क्यों बोल रहा हूँ। आम जनता का विश्वास इन एजेंसी बना रहना चाहिए, आम जनता का विश्वास जुडिशरी बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा देश के अंदर, ये मेरा मानना है। और मैंने कह दिया आपको कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उसके बाद में भी आप छापामारी करवा रहे हो, तो आप उनको पक्ष कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए। जब वो कलेक्टर एसपी को बदल सकता है, उनको डाउट भी होता है भाई ये एसपी कलेक्टर जो है एंगुलरिटी वाले हैं या इन्होंने काम ढंग से नहीं किया है, तो आप छापे रखवाइए। अभी ये कोई हत्या तो किसी ने की नहीं, वो भग जाएगा हत्यारा। फाइनल इरेगुलरिटीज है, आज तो कल पकड़ लेना उनको वापस आकर के, और ज़्यादा तकीका कर लीजिए। ये बात थी। बाकी तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को, खड़गे साहब को, मतलब इतनी गिरावट आ गई देश के अंदर पक्ष विपक्ष के संबंध जो थे कोई जमाने के अंदर, जब इंदिरा जी या राजीव गांधी थे और वाजपेयी जी थे, और आज राजनीति का फर्क आ गया। कहाँ तो कितनी कटुता होती थी हाउस के अंदर, उसके बाहर भी, तभी संबंध होते थे डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट के अंदर। और वो सब संबंध खत्म हो गए, दुश्मन है हम आपस के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नंबर 2 अमित शाह जी, वो विपक्ष को दुश्मन समझते हैं, उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, वक्त आने पर यह सबक सिखाएगा, ये समझ नहीं पाएंगे, मेरा मानना है। वक्त आने पर, क्योंकि जनता का रोबस्ट कॉमन सेंस देश के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अनपढ़ होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, अकल होशियारी के अंदर हमारे देश की जनता बहुत आगे, बहुत आगे। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस नहीं है? अदिति एक एक करके सबसे बोलिए। कनिका। कार्रवाई चल रही है, आपको लगता है कि क्या राजस्थान में केंद्र सरकार इसका दबाव बनाकर आप लोगों पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है? देखिए, वहाँ तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट वगैरह हैं, उनको इशारा करना पड़ा, तो रोज सीबीआई ऑफिस में जाओगे, लोगों को भेजो। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, पिछले साल भर की, ईडी ऑफिस जाते हैं यहाँ पर लोग, जुड़ी शिकायतें करते हैं, मिली भगत से फिर वहाँ आवाज़ उठाते हैं वहाँ के एमपी वगैरह, और सीबीआई जाके जांच करने का प्रयास करती है। वहाँ मैंने देखा, अभी एक हमारे मिस्टर करोड़ी मीणा हैं, वो एक गए वहाँ पर मॉल में, गणपति प्लाजा में गए, नाम सा यही था, 500 करोड़ के यहाँ पर अंदर पैसा पड़ा, ब्लैक मनी पड़ा है यहाँ पर। वो बॉक्स क्या कहते हैं, क्या होता है, लॉकर मेरा है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लॉकर का नाम भूल गया। मेरी माँ के साथ में लॉकर था बचपन के अंदर, माँ के मरने के बाद में वो लॉकर बंद हो गया, इसलिए मेरे नाम भूल गया लॉकर का मैं। तो लॉकर में 500 करोड़ पड़े हैं, इतना भयंकर तूफान हो जाया, ईडी पहुँच गई वहाँ पर। आप बताइए, एक कोई एमपी या कोई आम आदमी कहीं जाके बैठ जाए बैंक के बाहर, इसके अंदर ब्लैक मनी पड़ी है, 500 करोड़ की पड़ी है, ईडी पहुंच जाती वहाँ पर। पहली बात तो पुलिस का काम है, जाके तुम लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब मत करो, ये काम इनकम टैक्स का काम है। आप जाके इन्फॉर्मेशन दो, इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन दो, मेरी जानकारी में आया पैसा पड़ा, वो आपको उनका हक है। धरना दे दो आप जाके, ईडी पहुँच जाए वहाँ, इनकम टैक्स पहुँच जाए। पता नहीं कौन कौन पहुँच गए वहाँ पर। ये मिली भगत है केंद्र सरकार की, ईडी की और उस एमपी साहब की, ये सब मिली भगत का खेल हुआ। अभी पूरा देश देख रहा उसको भी। अदिति एक एक करके, बिल्कुल अभी करवाते हैं। सर, अभी हाल ही में सरकार ने विमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाया, महिला सशक्तिकरण की वो लगातार बात करते हैं। अगर राजस्थान का जिक्र करें तो वहां पर उनके पास महिला भी हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है, टिकट उनके जो लोगों की काटे जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? वसुंधरा जी को इग्नोर कर रहे हैं, महिलाओं की बात करते हैं बीजेपी वाले।
देखिए वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, मेरा कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं। एक सेकंड, संजीव चोपड़ा। सर हाँ, पर आदित्य जी, मैं आपका नाम आदित्य जी, मैं कहना चाहूँगा मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। एक किस्सा बताना चाहता हूँ, आपके पास टाइम तो है ना? पूछ देता हूँ भाई, जनरली नेताओं के पास टाइम नहीं होता है, मैं आपको पूछ देता हूँ। देखिए, मेरी सरकार जब गिर रही थी तो मेरे कैलाश मेघवाल है, जो स्पीकर थे, गृह मंत्री थे उनके, उन्होंने एक किस्सा बताया मेरे, जो मैंने किया जिंदगी के अंदर। जब मैं पीसी प्रेसिडेंट था 90s के अंदर, तो मेरे भैरव शेखावत थे, मुख्यमंत्री थे। वो क्यूलैंड गए थे अमेरिका, अपना तीसरी बार बाईपास करने गए, तीसरी बार बाईपास करने गए, तीसरी बार। उस जमाने में बचपन में सुनते थे, ह्यूस्टन में जाते थे पहले लोग, ह्यूस्टन से बाद में क्यूलैंड जाने लग गए। वो गए थे वहाँ पर, पीछे उन्हीं के पार्टी लोग सरकार गिरा रहे थे उनकी। मिस्टर नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, मैं था पीसी प्रेसिडेंट था राजस्थान के अंदर। मेरे पास भी वो लोग आए कि साहब हम तय किया हमारी पार्टी में रिवोल्ट करके सरकार गिराने का। तो मैंने कहा भाई एक आपका नेता बीमारी है, सीरियस से मैंने सुना वहाँ पर, 3rd टाइम गए हैं, और आप पीछे ये जो कर रहे हरकत मैं उचित नहीं मानता। मैंने पीएम नरसिम्हा जी को जाके कहा, क्योंकि मैं उनका केंद्रीय मंत्री रह चुका था, टेक्सटाइल मिनिस्टर था मैं, तो मैंने कहा कि भाई मैं ये सुना, उनको मालूम पड़ गया था। उन्होंने मुझे पूछा, मैं कहा ये उचित नहीं कर सकता, उनको मैंने रोका। और बलिराम भगत थे हमारे गवर्नर, उनको मैंने कहा कि ये सुन रहे हैं, ये उचित नहीं है। एक तो वो था जो गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको कह रहा। कैलाश मेघवाल को ये बात की जानकारी थी, वो नंबर 1 थे शेखावत साहब के। उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात भी कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकारें टॉपर करने की। इतना ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोवर एमएलए थे वो भी लॉबी में मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं। तो उन्होंने, उनके मुंह निकल गया होगा भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी है, वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी। मैंने गलती से वो कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। लेकिन मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावनाएं थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाने में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज बनती नहीं है आपकी, गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज बनती नहीं है। और मैं भुगत भी रहा हूँ उस फ्लेवर से। अभी मैंने कह दिया कि जुडिशरी में करप्शन है राजस्थान में, मैंने कह दिया। मेरे खिलाफ में एक भाई चले गए कोर्ट के अंदर, कंटेम्प्ट कोर्ट लगाने के लिए। तो मैंने जवाब दिया भाई 9 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, 9, 2 CJI, उनके मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, वो सब कह रहे हैं जुडिशरी में बहुत करप्शन है। तो ये मेरी भावना नहीं है, मैंने जो पढ़ा, जो पर्सन बना, मैंने उसको कोट किया है। तो मैंने मेरा रिप्लाई दिया है कि भाई मेरी भावना नहीं, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस तक कह रहे हैं, सिटिंग जजेस तक ने कह दिया, CJI कह रहे हैं, तो मैंने वो मेरी भावना नहीं थी, मैंने प्रकट की है। फिर भी अगर कोर्ट को लगे जुडिशरी को सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, और मेरा कमिटमेंट है कि जुडिशरी मजबूत होगी, देश में डेमोक्रेसी बचेगा। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैंने कहा फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने इसमें कंटेम्प्ट किया है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगता हूँ, मैंने लिख के दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो फ्लेवर लग गया। मैंने कहा, मैंने सुना है कि एडवोकेट फैसले लिखते हैं, वही फैसला आता है। अखबार ने लिख दिया, वकील लोग फैसले लेके लिख के ले आते हैं और हाईकोर्ट जज फैसले देते हैं। फ्लेवर लग गया, उस पर
उनको मौका मिल गया एक व्यक्ति को जाने का, इसको मैंने फ्लेवर कहता हूँ मैं, ठीक है। संजीव चोपड़ा जी। सर, राजस्थान में चुनाव को करीब 1 महीना रह गया है। सर, राजस्थान के चुनाव को करीब 1 महीना रह गया है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर चुके हैं, कांग्रेस का अभी एक भी कैंडिडेट नहीं आया, और कुछ जैसे आप कह रहे हैं मीडिया में फ्लेवर चल रहा है कि कुछ आप में और पार्टी में डिफरेंसेस हैं कुछ कैंडिडेट्स को लेके। क्या यही रीजन है कि डिले का रीजन यही है कि यही विपक्ष को तकलीफ है, जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है, इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ, उनके पक्ष में। तो आप सोच रहे हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड सुनिए, I'll just come back। एक एक करके आप पूछिए। हाँ, गहलोत जी, राजस्थान को लेकर एक सवाल है मेरा। अभी आपने जिक्र किया था आपकी सरकार जब मुश्किल में आ गई थी, तो मुश्किल में वो आप ही की पार्टी के जो विधायक थे बागी हुए थे, उनके चलते आई थी। तो जो टिकट वितरण हो रहा है, क्या उन एमएलएज जो बागी हुए थे उन पर भी पार्टी भरोसा करेगी या आपका विरोध रहेगा? मैंने इस जवाब जो दिया था ना, ये आप पर जवाब सोच के दिया था मैंने। हमने कहा, देखिए हो गया अभी। एक एक करके जवाब तो देने दीजिए। मैं जब होटल में हम लोग 40 दिन रहे थे ना, जब हाईकमांड के आदेश से हम लोग सब गिले शिकवे जो भी थे, एक फैसला हाईकमांड ने कर दिया। तो मैं बाहर आया था, होटल से बाहर आया था, तो आप मैंने कई लोगों को शायद हो सकते याद हो, पहला स्टेटमेंट मेरा मीडिया में था, फॉरगेट एंड फॉरगिव। इस भावना से हम काम करेंगे। और मेरे कहते घर है, आप सुनिएगा, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, हालांकि आपने कहा मैं हमारे पास टाइम है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बहुत कम होता है। मिस्टर अजय माकन जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, ये बैठे वहाँ असेंबली के अंदर मेरे रूम में 1 by 1 122 लोगों से मिले, विधायकों से। उसमें जो आप कहते हैं वो विधायक भी थे, सारे लोग थे। अगर एक स्वर में कोई कहे किसी स्टेट के अंदर, उसमें राजस्थान हो सकता है, जहाँ सब ने कहा हम चाहे किसी के साथ पॉलिटिकल हो सकते हैं। काम के मामले में मुख्यमंत्री कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। काम के मामले में जो हम काम मांगते हैं हम काम में देते हैं, और काम इतने देते हैं जो मांगते हैं। तो मेरे जुमला बन गया, बहुत फेमस जुमला राजस्थान में है, जो मैंने कहा, तुम मांगते मगर थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैं निभाया वहाँ। राजस्थान है, और इसलिए आप समझ लीजिए, वो जो गए हैं, कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सुनील, आप यूं ही बोल दीजिए, आवाज आती है। Sir, I just, coming back because you say for... नहीं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हम साउथ इंडिया से है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप बोल रहे हैं हिंदी अच्छी बोलते, मैं जानता हूँ, 25 साल से आपको। सर, ये आप बोलता है forgive and forget, पर सच्चाई ये है कि जो आपका चुनाव जो हो रहा है, there is still no, you have gone with a single name with the screening committee. There are a lot of problems in the finalization of candidates. Ultimately, you have been publicly fighting with Sachin Pilot and others. Sachin Pilot wants your supporters not to be given tickets. The other side, Mr. Gehlots is not wanting Sachin Pilot's supporters not to be given. Can you win this election with this kind of fighting that is taking place and public fighting that has carried on? And you said forgive and forget, but you also called somebody a traitor. So how do you go forward with that? आपने गदर का ये आप फिर क्वेश्चन कर दिया। मैंने ये तो कहा आपको कि हम सब एकजुट थे, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनकी टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको?
एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उससे अंदाज कर लीजिए कितनी पकाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। एक सेकंड, अब एक सेकंड, अगर यही सवाल अलग अलग तरीके से दोहराएंगे तो फिर प्रेस वार्ता खत्म करें। नहीं, कुछ और सवाल है तो फिर आप पूछिए 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 इनको माइक दें। गहलोत जी, मेरा सवाल ये है, आपने एक बड़ा बेसिक सवाल उठाया अभी कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह के छापे पड़ते हैं। आपने ये भी कहा कि जब चुनाव आयोग की अधिकार है कि वो डीएम, एसपी बदल सकता है उसके साथ, और हमारे संविधान के अनुसार जो है जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसका प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है, काम चलाने के लिए सरकार रहती है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए उसके बाद से चुनाव आयोग ये सारी चीज़ें देखे और ये जो जितनी भी जांच एजेंसीज हैं इनका प्रशासन भी उसके हाथ में होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कभी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, इनकी इंडिपेंडेंट बनी रहे, इनकी इंडिपेंडेंट बनी रहे, सुनिश्चित होना चाहिए बनी रहे। पर कुछ बातें ऐसी होती है जब आप दबाव में काम कर रहे हैं और बगैर कोई जांच पड़ताल के रेखी के अगर आप दबाव में इस प्रकार का माहौल बनता है, इलेक्शन कमीशन उसको देखना चाहिए, बात करना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, मैं उससे बड़ी बात को न कहना चाहूँगा, एजेंसी वालों खुद को कहना चाहूँगा, डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, उनका खुद का भी इस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कुछ तो बनाना चाहिए। अब एक बार इलेक्शन शुरू हो गया है, अब इसको रोक देते हैं हम लोग, 2 मिनट बाद वापस शुरू कर दें, कौन रोकता उनको? वो तो क्रिमिनल का काम किया है, फाइनेंशियल या क्राइम का, तो रोक कौन रहा भाई? और रुकना चाहिए भी नहीं। मैं उन अभी मोदी जी ने कह दिया राजस्थान में मैं अशोक गहलोत ईमानदार बनता, मैं उससे बड़ा ईमानदार हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा वो फकीर बनता, मैं उससे बड़ा फकीर हूँ। मैंने जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, एक ग्राम सोना नहीं खरीदा, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। मेरी बेटी की शादी में कोई 90,000 का मेरे को लगता है मेरी वाइफ ने चेक दिलाया होगा, तो मैं भी बड़ा फकीर हूँ उनसे। इसलिए वो दावा नहीं कर सकते कुछ भी। उनको चाहिए ईडी, इनकम टैक्स को रोके, उनको चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को नहीं, अगर उनमें ईमानदारी है तो पीएम को इंटरवेन करना चाहिए। अगर गृह मंत्री नहीं मान रहा है तो गृह मंत्री बात किसी की मानेगा भी नहीं। अगर मानेगा तो सिर्फ एक आदमी को मानेगा, वो है नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मानना चाहिए, करना चाहिए। बहुत गलत काम कर रहे हैं और देश उनको माफ नहीं करेगा, मेरा मानना है। मौसमी गहलोत साहब, आपको जादूगर बुलाया जाता है, सियासी जादूगर। तो ये बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आपकी सरकार आती है राजस्थान में, तो क्या अशोक गहलोत दोबारा घोड़ा चढ़ेंगे या फिर राजस्थान से रुख मुंह मोड़ के दिल्ली की ओर आएंगे? टायर या रिटायर होने वाले अशोक गहलोत या नहीं होने वाले? देखिए, ये बोला घोड़ा आप ही चढ़ेंगे। देखिए, नाम क्या मौसमी जी, आप मुझसे बेंगलुरु में बहुत गपशप कर चुकी हो। जब मैं वहाँ ऑब्जर्वर था पिछले चुनाव के बाद में, तो मैं आपको उस लिहाज से जानता हूँ, ठीक है ना? आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब ये है, पता नहीं मुझे यहाँ देना चाहिए, पर क्योंकि फ्रेंडली माहौल है इसलिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ और मुझे माफ़ करेंगे आप सब लोग, ठीक है? कि मुझे सोनिया गांधी ने चूज किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कुछ सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देख के पीसी प्रेसिडेंट, में उस वक्त पीसी प्रेसिडेंट था, मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का, और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज़्यादा बेहतर रहता है। जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है।
तो उन्होंने जो है मुझे सेलेक्ट किया और मैं मुख्यमंत्री बना। हार गया, खूब कैंपेन किया, सोनिया गांधी जी ने आकाश सूखे के अंदर खूब दौरे किए, तब भी चुनाव हार गए। कई कारण है, वो कारणों में अभी नहीं जाना चाहता। फिर वापस मुझे मौका दिया AICC के अंदर, फिर वापस भेजा मुझे मुख्यमंत्री बना के, फिर चुनाव हार गए। और हार बुरी तरह से हुई हमारी। 21 पे आ गए हम लोग। जब मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर बनने का माहौल बना इनको बनाया चेहरा बीजेपी ने, RSS ने। पहले कैंपेन कमेटी चेयरमैन मार्च 8 के अंदर, और सितंबर में बना दिया 8 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवारों, नहीं सॉरी 12 के अंदर, 12-13 के अंदर, ठीक है ना, 12 के अंदर, 13 के अंदर, 13 के बना दिया। और वो उस वक्त में माहौल ऐसा बना कि दिल्ली में हम लोग चुनाव हार गए। बेटा हमारे साथी, तो जब चुनाव दिल्ली में आ रहे, वैसे हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जब हमारी सरकारें थी, हम हार गए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें जाने वाली थी, वो उस माहौल में बच गई। थर्ड टाइम ये हुआ था। तो तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री फिर चांस मिल गया। अभी मैंने हमारे वहाँ 25 लाख का बीमा है। मुझे कहते घर है कि देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा, जो राहुल गांधी जी ने कहा था यहीं पर अभी, कि राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने मांग की प्रधानमंत्री जी से। 4 कानून पास किए, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। 5वां कानून बनाओ आप, मेरी आरी मांग है आप सबके सामने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस के लिए, जो राहुल गांधी का जो न्याय योजना थी उसी का रूप बड़ा है। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को जिंदा परिवार चलाने का हक है, सरकार का हक रहता है। दुनिया के यूरोपियन कंट्री में रहता है, क्यों नहीं देश के अंदर हो। आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, बिल्कुल तब बनोगे तब कुपोषण नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी, परिवार चलेंगे अपने। हर परिवार का नागरिक, देश का नागरिक। कि बाबा 140 करोड़ की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ की गारंटी देनी चाहिए उन लोगों को। 140 करोड़ जनता के साथ में सिक्योरिटी का कानून मैं लाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर, ये उनको कहना चाहिए। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा था आपको भूल गया हूँ। क्या बात? घोड़ा चढ़ेंगे या नहीं? हाँ, ऐसी बातें भूल जाता हूँ मैं। संदीप फुकन जी, बस बोलने दीजिए पूरी बात की बात है। एक सेकंड, जवाब तो खत्म होने दीजिए। उसका नाम ही मौसमी है, तो मौसमी को मना कैसे कर सकते हैं। तो मैं मौसमी कह रहा था, 30 बार मुख्यमंत्री बना, तो अभी मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा। हार्ट आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है क्या मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर। हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। 2-3 और ले लें सर। संदीप फुकन जी, एक सेकंड, माइक आन में दीजिए, सबको मिलेगा। गहलोत साहब ने कहा भी उनके पास समय है, सबके सवाल ले रहे हैं। संदीप फुकन जी को दीजिए। नहीं। सर अभी आपने कहा कि जो पायलट साहब के समय, सुनिए एक बार, मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैंने आपको मौसमी जी खाली मजाक बात सुनी। मैंने कहा मजाक के अंदर कि मेरा मतलब पद छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ नहीं रहा है, कि मुझ पर इतना विश्वास हाईकमान ने किया है। रेयर होता है देश के अंदर, कुछ तो कारण होंगे,
कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अगर प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है, जो ये फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं, कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। तीसरी बार इतने मैंने कहा कि मेरे लिए अभी जो है देश में जो हालात बन रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी एक मत नेता है जो मुकाबला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है कोई पद की बात करने के बजाय उनके हाथ मजबूत करें। देश हित के अंदर देश बचना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। अब उसके अंदर कोई पार्टी फैसला करती है वो हमें सबको मंजूर होता है, मेरा भावना ये थी। मतलब सर, अभी आपने कहा कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, इधर आपके सामने, कौन बोल रहा है? सॉरी। हाँ, तो आपने अभी कहा कि फॉरगेट एंड फॉरगिव का अप्रोच लेके आप चल रहे हैं, और जो सचिन पायलट के समर्थक है, अभी आपने कहा कि लगभग उनके टिकट्स भी क्लियर हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में हिंदू कोई आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा लगभग 30% टिकट काटे जाएंगे। तो जो काटे जाएंगे किस वजह से काटे जाएंगे? नॉन परफॉर्मेंस, एलिगेशन, और कितनी प्रतिशत आपके हिसाब से कितने टिकट्स काटे जाएंगे जो सिटिंग एमएलएज हैं? देखिए, मैंने अभी एक सवाल के जवाब में कहा था, ये बात हकीकत है, जो आप दिल्ली के लोग बैठे हैं या देश के अंदर, 3 बातें अभी चल रही है। नंबर 1, शानदार योजनाएं राजस्थान में लागू हुई है, परफॉर्मेंस शानदार सरकार की, नो एंटी इनकम्बेंसी। ये भी बहुत रेयर होता है, थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है सरकारों के अंदर, चाहे कितनी अच्छी सरकार काम करे। ये शायद संभवतया हमारी गवर्नमेंट, मुझे गर्व होना चाहिए कहते हुए कि आप लोग कहते हो या आम लोग कहते हैं कि कोई इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं राजस्थान के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, नंबर 1। नंबर 2, सीएम के खिलाफ में कोई आरोप नहीं है, ओके हैं, ठीक है। नंबर 3 कि एमएलए के खिलाफ में जो है 4 करप्शन के भी हैं, और मतलब उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, ये है। लोग उम्मीद करते हैं बहुत टिकट कटेंगे, टिकट तब करते हैं जब उसका विकल्प हो वहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, ये विपक्ष का काम है माहौल बनाना, पर्सन बनाना, कोई करप्शन बहुत हुआ है एमएलए के ऊपर, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है। मैंने एक बात कही, जब सरकार बदलने का जो ये बीजेपी ने जो नया मॉडल अपनाया है देश के अंदर, खतरनाक माहौल है, वो खतरनाक मॉडल है। चुनी सरकारों को आप हॉर्स ट्रेडिंग करके आप उनको गिरा रहे हो। मणिपुर, गोवा के अलावा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, क्या क्या नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश का तो एक एक्स मुख्यमंत्री सुसाइड करना पड़ा उसको, क्या बात करो आप लोग। ये तो सब इतना बड़ा देश है, बातें दब जाती है, बातें दब जाती है। अगर कोई रोंगटे खड़े कर देती बातें, वो याद आती तब, ठीक है ना। आप बताइए क्या क्या नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, दिन दहाड़े डाका डाला गया, जो कहते हैं वो हो गया, तो ये देख रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट बच गई हमारी, क्यों बच गई? एक तो हाईकमान का पूरा सपोर्ट मेरे साथ था, मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, वेणुगोपाल, डेरा डाल के बैठे, 40 दिन तक बैठ गए हमारे साथ में वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, वहाँ की जनता ने जो साथ दिया, जनता ने फोन किया एमएलए को, क्योंकि 10-10 करोड़ मिले थे उनको, ऑफर 10 करोड़ की थी। आप बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में मैं मांग रहा हूँ कॉन्फिडेंस वोट लेने के लिए असेंबली बुलाओ, स्पीकर मना, गवर्नर मना कर रहा है। ऐसा कभी होता है? उल्टा हो गया, जनरल उल्टा होता है। वो कहते हैं कि आप क्योंकि विश्वास मत खो चुके हो, इसलिए आप असेंबली बुलाइए। और मुख्यमंत्री जी रिलेक्टेंट रहते हैं। मेरे केस के अंदर उल्टा हो रहा था, हमें धरना देना पड़ा, गवर्नर उसमें आपको याद होगा, संघर्ष करना पड़ा, तब जाके वो डेट फिक्स हुई है असेंबली बुलाने की। विश्वास मत मैं ले रहा हूँ, अब मुझे बुलाने जा रहा है। जब डेट फिक्स हो गई तो रेट बढ़ गई, 10, 20, 30, 40, ठीक है।
और ये हकीकत है, जब मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक में, और आपका 50 MP चले गए आपके महाराष्ट्र के अंदर, सबके ऊपर ईडी फीडी के छापे डाले जा रहे थे। कोई 50 करोड़ की बात करे, कोई 35 करोड़ की बात करता वहां पर, ठीक है। तो ये स्थिति, तो मैं ही कहा, जब मेरे MLA को ऑफर था पैसा 10 करोड़ रुपये पहली किस्त, और टच एंड गो था वो, ऐसा नहीं कि मैं कोई 20-25 लोगों को लेके बैठा वहां पे एक्स्ट्रा, टच एंड गो का खेल था, तब भी 40 दिन तक उन्होंने साथ नहीं पाया। पब्लिक ने कहा फोन कर करके, हमारे MLA साहब आपको 6 महीने रहना पड़ेगा रही होटल के अंदर, ये सरकार गिरनी नहीं चाहिए, जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे वहाँ पर। ये अगर कहे जनता उनको, MLA को, मुझे कहते थे सभी फोन आ रहे कार्यकर्ताओं सबके, उस माहौल में मैंने सरकार बचाई। तो मैंने कहा मेरी चर्चा देश भर में पहली बार उस रूप में हुई है, तो इसलिए हुई है कि बाकी सरकारें गिर गई और राजस्थान सरकार ने बचा ली है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये करप्ट होते MLA हमारे, तो 10-10 करोड़ रुपये बहुत होते भाई। 10 करोड़ रुपये किसको क्यों मना करते, फिर वो वही पैसे ले लेते बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलते हमारी सरकार गिर जाती। तो सरकार नहीं गिरी हमारी, तो मैं कैसे मानूं करप्ट लोग थे, ये मैंने कहा उनको। बाकी लोग जयपुर में आकर पूछेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब आप सब जयपुर आइए।